कर्नाटका हाई कोर्ट का एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट हाल में आया है मार्शल मैरिटाइल रेप को लेकर। आइए उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल जानेंगे कि ये मैरिटाइल रेप होता क्या है और इसके क्या कंसिक्वेंसेस है, क्या इसके पॉजिटिव इफेक्ट हैं, क्या उसके नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, और ये इतना लंबे समय से इस मुद्दे पर चर्चा क्यों हो रही थी। जो जजमेंट है वो कितना अभी तक एक सॉलिड एक लॉ के रूप में पेश किया जा सकता है और आगे क्या प्रोसीजर फॉलो होगा उसके बारे में थोड़ा नटसेल देखते हैं। देखिए, रेप 375 आईपीसी में मेंशन है, सब कुछ है, वो डिस्कस नहीं करेंगे। उसमें एक एक्सेप्शन दिया हुआ है। एक्सेप्शन ये दिया हुआ है, एक्सेप्शन नंबर 2 है, एनी इंटरकोर्स बाय ए मैन विथ हिज ओन वाइफ, द वाइफ नॉट बीन अंडर 15 ईयर ऑफ एज इज नॉट अ रेप। अगर आप अपनी पत्नी जो 15 साल के ऊपर है उसके साथ कोई भी इंटरकोर्स करते हैं, कोई भी इंटरकोर्स, चाहे कंसेंट से हो, चाहे विदाउट कंसेंट हो, ज़बरदस्ती हो, कैसे भी हो, उसके साथ कोई रिलेशनशिप बनाते हैं आप, उसके साथ पेनिट्रेशन करते हैं आप, ओरल करते हैं, एनल करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो रेप नहीं में काउंट नहीं होता है। मतलब यहाँ कहने का मतलब ये है कि हस्बैंड के पास फुल पावर है अपनी वाइफ के साथ इंटरकोर्स करने का, भले उसकी मर्जी हो या ना। ये 375 कहता है। वहीं पे अगर कोई गैर मर्द अपनी किसी के साथ, चाहे लिव रिलेशनशिप में हो या कैसे भी हो, इंटरकोर्स करने का प्रयास करता है, चाहे 15 साल का हो, 16 साल का, 18 साल का, किसी एज का हो, तो वो रेप में काउंट होता है। वहाँ महिला का कंसर्न देखा जाता है, लेकिन शादीशुदा महिला जो 15 साल के ऊपर है उसमें उसका कंसर्न देने का कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं दिया गया है, वो हस्बैंड पे डिपेंडेंट होती है। अब इस पॉइंट को लेके काफ़ी दिनों से कैंपेन चल रहा था कि ये राइट टू इक्वलिटी का पार्ट को उल्लंघन कर रहा है। कैसे? जो जजमेंट आया हाई कोर्ट का उसने भी साफ साफ बोला, मैन इज ए मैन, मैन मैन होता है, चाहे हस्बैंड हो या चाहे कोई नॉर्मल मैन हो, और रेप रेप होता है। वुमेन कंसेंट इज इम्पॉर्टेंट है, चाहे वाइफ हो चाहे वाइफ ना हो, अगर वो कंसेंट नहीं देती है तो वो रेप में काउंट होगा। ये हस्बैंड के पास डिस्क्रिशनरी या प्रिविलेज नहीं है, ये इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिज की तरफ से दिया गया एक प्रिविलेज नहीं है। आइए इसके डिटेल के बारे में जानते हैं। पहली बात जो है, मैरिटाइल रेप जो है इसी चीज़ से आया हुआ है। जब कोई 15 साल के ऊपर की महिला के साथ कोई शारीरिक संबंध, कोई संबंध, इंटरकोर्स वर्ड यूज में कर रहा हूँ, इंटरकोर्स करता है तो उसको एक पारिवारिक बलात्कार कहा जाता है। हिंदी में वैवाहिक बलात्कार का शब्द दिया गया, हिंदी में से बोला जाता है। ये रेप में काउंट नहीं होता है, पारिवारिक बलात्कार है, लेकिन इसके लिए कोई भी पनिशमेंट नहीं है। इसी बीच में इसके थोड़ा पृष्ठभूमि पे जाते हैं। निर्भया केस 2013, ये केस होता है, बस स्टैंड वाला पता होगा। उसमें उस केस जजमेंट के बाद एक आईपीसी में अमेंडमेंट के लिए, रेप से संबंधित अमेंडमेंट के लिए JS वर्मा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उस जमाने में, 27वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, एक कमेटी बैठाई गई जिसको चेयरमैन थे। उन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि जो इंटरकोर्स वर्ड है इसको मैरिटाइल रेप में काउंट किया जाए। लेकिन अमेंडमेंट होता है, मैरिटाइल रेप में से काउंट नहीं किया जाता है, लेकिन कुछ वर्ड में चेंज होता है। वर्ड जो इंटरकोर्स था उससे पहले सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्ट जोड़ा जाता है। मतलब आप कोई सेक्सुअल एक्ट करेगा या सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा 15 साल के ऊपर की महिला के साथ, वाइफ के साथ, ठीक, तो वो काउंट नहीं होगा। थोड़ा सा डिफिनेशन में चेंज करती है। ये सेक्सुअल इंटरकोर्स आपको पॉस्को एक्ट में आपको देखने को मिलेगा इसकी डिफिनेशन को। अगर वहाँ नहीं दिया है, वैसे वहाँ दिया हुआ है, तो मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन में बताया था कि कहीं डिफिनेशन अगर नहीं दी होती है तो जनरल क्लॉज एक्ट में हम इसको चेक करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये पॉस्को एक्ट में ये दिया हुआ है डिफिनेशन। अब फिर मुद्दा उठा कि इसको क्यों नहीं काउंट, आप इसको क्यों नहीं, आप इसको इनवैलिड घोषित करते हो आईपीसी को। आप 377 को इनवैलिड घोषित कर सकते हो, 497 के लिए आप क्लियर हो, लेकिन आप इसमें क्यों नहीं करते? आगे कहानी बढ़ती है। 2017 में एक जजमेंट आता है
इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें यह कहा जाता है कि ये 15 साल नहीं, ये 15 साल थोड़ा डिस्क्रिमिनेशनरी लग रहा है। 15 साल क्या होता है? शादी करने की उम्र 18 साल है, तो 15 साल कहाँ से आ गया? इसको भी 18 साल किया जाए। ये 15 साल को इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 18 साल कर दिया गया। मतलब 18 साल की अगर वाइफ एज की ऊपर की वाइफ पे अगर आप ये सेक्सुअल इंटरकोर्स सेक्सुअल एक्ट करते हैं तो वो क्राइम में, रेप में काउंट नहीं होता है। तो वो आप कहेंगे कि ये 15 साल था क्यों? जब शादी की एज ही 18 है तो 15 तो पहले ही इनवैलिड हो गया। देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट में अगर आपकी शादी 18 से नीचे होती है तो वो शादी वैलिड होती है, लेकिन हस्बैंड को उसमें पनिशमेंट है। अभी पूछा जाता है बार बार कि 18 से पहले अगर शादी हो जाती है किसी की तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम बस ये है कि शादी सही है, लेकिन उस केस में हस्बैंड को पनिशमेंट है। ठीक, ये आपको हिंदू मैरिज एक्ट में पनिशमेंट के बारे में डिटेल में दिया हुआ है। अब हाल में ही कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस पर लैंडमार्क जजमेंट दिया। केस बस यही था कि उस पर हस्बैंड पे कई मुकदमे हुए। वो क्रूएल्टी का चल रहा था मामला, मारपीट का मुकदमा घर में चल रहा था, तो उसमें कई सेक्शंस लगे। 498 लगा, काफ़ी लगे सेक्शंस लगे उसमें, 323 लगा, 324 लगा, सब लगे IPC पे। उसमें 376 भी लग गया। तो हस्बैंड भाई साहब कहते हैं, पॉस्को एक्ट से ऊपर जाते हैं, फिर हाई कोर्ट में अपील करते हैं, कहते हैं कि 376 मेरे ऊपर कैसे रख सकता है? मैं तो हस्बैंड हूँ और मेरी वाइफ 18 के ऊपर है, तो ये तो मेरे पास डिस्कशनरी पावर है। मैं तो डिस्कशनरी सेक्सुअल प्रिविलेज है मेरे पास, मैं अपने वाइफ के साथ कैसे भी सेक्स करूँ ना करूँ, वो कौन होती है मुझे मना करने वाली? ये बात हाई कोर्ट तक पहुँचती है, कर्नाटक हाई कोर्ट तक। इससे पहले ऐसा सिमिलर जजमेंट, ऐसा सिमिलर केस अभी दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एफिडेविट साइन करने के लिए तीन हफ्ते का समय दिया गया है। वो केस अभी चल ही रहा है, तब इधर जजमेंट आ जाता है मद्रास हाई कोर्ट में। यहाँ जज साहब बोलते हैं, पहले जज साहब का नाम जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले केस को समझते हैं। केस था ऋषिकेश साहू वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक, बहुत इंपॉर्टेंट है जजमेंट। 3 इंपॉर्टेंट जजमेंट हिंदू लॉज में आए हैं आज के ज़माने में। एक विनीता शर्मा का जजमेंट, विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा, जिसमें महिलाओं को भी अधिकार दे दिया गया है पिता की संपत्ति मायके में। अब महिलाओं भी जाके बंटवारा करा सके, अपना हिस्सा ले सकती हैं। इससे पहले नहीं था, लड़की की शादी होती थी वो चली जाती थी, लेकिन अब लड़की की शादी होने के बाद भी लड़की अपने मायके आके अपने भाइयों में हिस्सा लेके अपनी प्रॉपर्टी ले सकती है। एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है हिंदू लॉज में। और एक अडल्ट्री वाला जजमेंट पहले से आया हुआ है, वो भी एक अलग ही जजमेंट आया हुआ है कि वाइफ को आप रोक नहीं सकते। आपकी वाइफ है लेकिन सेक्सुअल इंटरकोर्स किसी और के साथ कर सकती है, आपके पास कोई पावर नहीं है। यू आर नॉट अ किंग ऑफ योर वाइफ। आते हैं इस केस में। ऋषिकेश साहू वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में जस्टिस M नागप्रसन्ना साउथ के जज साहब होंगे ये, जस्टिस M नागप्रसन्ना। ये क्या क्या शब्द बोलते हैं ध्यान दीजिएगा। पहला उन्होंने बोला ही हुआ है कि मैन इज ए मैन, रेप इज रेप और कंसेंट इज कंसेंट, उन्होंने बोला ही। उन्होंने कहा कि ये जो एक्सेप्शन है ना, ये एब्सोल्यूट इन नेचर नहीं है। एक साथ उन्होंने बोला ये एब्सोल्यूट नहीं है, आपको विथ सम कंडीशंस है। इन्होंने बोला कि ये जो एक्सेप्शन है इज नॉट प्रोग्रेसिव इन नेचर, जमाने के हिसाब से प्रोग्रेसिव इन नेचर नहीं है, इट इज जस्ट अ रिग्रेसिव इन नेचर। ये जमाने को पीछे ले जा रहा है, ट्रेडिशनल वे में ले जा रहा है। आज लड़कियां पढ़ रही हैं, लड़कियां आगे जा रही हैं, लड़कों से ज़्यादा पैसा लड़कियां कमा रही हैं, तो हस्बैंड के पास कैसे डिस्कशन पावर आ जाएगा? उल्टा तो उनके पास पावर होना चाहिए। घर के सारे काम वो कर रही हैं। आज जमाना बदल चुका है, एजुकेशन बदल चुका है, हम आज़ाद हो चुके हैं। हम 1947 के बाद, 1950 के बाद, 26 जनवरी के बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आ चुके हैं। ये ज़माने बदल चुके हैं, धर्म जाति कास्ट अब खत्म हो चुका है, सब कोई इक्वल है। उसके बाद बॉडी होता है, वो कहते हैं कि वुमेन पे टिप्पणी करते हैं। वुमेन, एक मैरिज वुमेन के पास वो कंसर्न देने का अधिकार खत्म हो जा रहा है शादी के बाद। अगर वो 18 साल के ऊपर है तो उसके बाद कंसर्न का कोई मतलब नहीं है। एक वुमन मैन के सामने जिसके साथ वो मैरिड है, कंसर्न का मतलब नहीं है। उसका मतलब उसका बॉडी पर कंट्रोल नहीं है, उसका बॉडी कंट्रोल किसके पास चला गया है? उसके हस्बैंड चला गया है, जैसा भी ये करे। और वही एक महिला अगर 18 साल की शादी नहीं होती है, वही महिला, उसके पास कंसर्न का पावर है। घर में कंसर्न का पावर नहीं है, घर में कंसर्न का पावर नहीं है, घर के बाहर उसके भीतर कंसर्न का पावर आ जाता है। तो कहा कि कहीं ना कहीं आर्टिकल 14, आर्टिकल 19,
आर्टिकल 21 कहीं ना कहीं मिसमैच हो रहा है। वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 पे ज़्यादा फोकस उन्होंने किया। दो महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, एक शादीशुदा, एक गैर शादीशुदा। देखिए, फिर वहाँ पे डिस्कशन होता है, वहाँ कहा जाता है कि जैसा बोलते हैं कि ये जो हस्बैंड को जो प्रिविलेज दिया गया था ना, ये मैकॉले के ज़माने में 1867 के ज़माने में जब एक कानून आईपीसी का बना, उस समय सीआरपीसी बना, आईपीसी बना, तो उस समय ये ट्रेडिशनल वे में इंडिया में चल रहा था और इंग्लैंड भी इसको फॉलो कर रहा था उस ज़माने में। जितने भी डोमिनियन स्टेट थे, कॉमनवेल्थ स्टेट थे, आई थिंक 32 या 52 स्टेट थे, आई कंफर्म नहीं है कितने इंग्लैंड के कंट्रोल में थे उस समय, वो सबके यहाँ ये कानून चल रहा था, उसने बनाया। लेकिन 1991 में आर वर्सेस आर के मुकदमा में इसको इंग्लैंड ने भी अमेंड कर दिया। मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड इररिस्पेक्टिव द एज इज अ रेप। मतलब इंग्लैंड में ये रेप हो चुका है, फ्रांस में रेप हो चुका है, स्विट्जरलैंड में रेप हो चुका है, मोस्ट ऑफ द अमेरिकन कंट्रीज में ये रेप हो चुका है, अमेरिकन स्टेट्स में रेप हो चुका है। तो वहाँ काफ़ी बदलाव आ चुका है। आने वाले समय में हिंदुस्तान में भी अपने आपको बदलाव के रूप में देखना चाहिए। ये टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा है कि मैंने बस केवल 376 पनिशमेंट को लेके ये जजमेंट पास किया है कि रेप की श्रेणी में आता है कि नहीं आता है। ये पार्लियामेंट को डिसाइड करना है, क्योंकि जो सब्सटेंटिव लॉ का जो अमेंडमेंट है जो पार्लियामेंट के थ्रू ही हो सकता है, क्योंकि जो पावर है अमेंडमेंट ऑफ लॉ, मेकिंग ऑफ लॉ, वो पार्लियामेंट के पास है। तो ये मैं पार्लियामेंट को छोड़ता हूँ कि इस पर अमेंडमेंट करे, लेकिन मैं 376 जो रेप है एक्सेप्शन को मैं फिलहाल अभी के लिए उसको मैं रेप की तरह काउंट कर रहा हूँ, उसको रेप ही माना जाएगा एज पर द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। ये जो ओवरऑल मैंने आपको बताया, मुझे लगा कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपको जानना चाहिए और सही जानकारी आपके थ्रू पहुँचनी चाहिए। ओके, थैंक यू।